सामने चबूतरों पर बीचों बीच एक उल्लू एक टांग पर खड़ा था और उसकी दोनों आंखें बंद थीं। उसे देखते ही मोहसिन राव ने अपने घोड़े का रुख मोड़ा और नादरा से मुखातिब होकर बोला, नादरा भागो। नादरा ने भी उस उल्लू को देख लिया था। उसे देखकर उसका दिल थक से रह गया। उसने फौरन अपने घोड़े की लगाम खींची और उसका रुख मोड़ते ही उसने जल्दी जल्दी एड़ लगाई। दोनों घोड़े बहुत महफूज तरीके से जंगल से निकल आए। जंगल में दरख्तों की वजह से घोड़े दौड़ाने में दिक्कत पेश आ रही थी। जंगल से निकलकर जैसे ही खुला और साफ इलाका आया, वो घोड़े सरपट दौड़ने लगे। मोहसिन और नादिरा ने गढ़ी के बड़े दरवाजे पर पहुंचकर ही दम लिया। बड़े दरवाजे से गढ़ी की इमारत काफी फासले पर थी। अंदर एक वसी व अरीज बाग था। गेट पर मौजूद मुलाजमों ने घोड़े थाम लिए। मोहसिन और नादरा ने तानिया की तरफ रुख किया। रास्ते में नादरा ने पूछा, मोहसिन ये क्या था? कुछ नहीं कह सकता, मेरी समझ में खुद कुछ नहीं आ रहा। मोहसिन उलझन में मुब्तला था। किसी उल्लू को एक टांग पर खड़ा मैंने पहली बार देखा है। क्या वो उल्लू लंगड़ा था? अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्या चीज थी। मोहसिन भी अभी तक परेशान था। हमसे गलती हो गई, हमें जंगल की तरफ नहीं जाना चाहिए था। वो दोनों बातें करते हुए तानिया तक पहुंच गए। मोहसिन राव रात के खाने से पहले वापस जाना चाहता था, लेकिन नादिरा ने उसे इसरार करके रोक लिया। रात के खाने के बाद वो तीनों बहुत रात गए तक बातें करते रहे। फिर सुबह देर से उठे। नाश्ता करने के बाद मोहसिन राव ने नादिरा से इजाजत चाही और अपनी गाड़ी में लाहौर का रुख किया। नादिरा, अब तुम कब लाहौर आओगी? मोहसिन ने पूछा। लाहौर तो मेरे लिए घर आंगन सा है, मैं जाती रहती हूं। हमारे घर कब आएंगी? इस मर्तबा तानिया ने मुदाखलत की। लाहौर तो खैर से आती रहती हैं। हाँ, जल्द ही आऊंगी। मैं वहां पहुंचकर तुम्हें फोन कर दूंगी। ठीक है, आपकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। गुलबर्ग में नादिरा के रिश्ते के चचा रहते थे। वो एक भरा पूरा घर था। उसका उस घर में बहुत दिल लगता था। वो अक्सर लाहौर आती रहती थी। चचा का तो काफ़ी अरसा हुआ इंतकाल हो चुका था। घर में अब चची थीं, उसके चचाजाद भाई और बहनें थीं। एक छोटी बहन के सिवा सबकी शादियां हो चुकी थीं। चची और चचाजाद बहन भाई उसे टूट कर चाहते थे। लाहौर पहुंचकर उसने सबसे पहले तानिया को फ़ोन किया। नादिरा की आवाज़ सुनकर तानिया झूम गई। वो खुश होकर कहने लगी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? तुम्हारे शहर से, नादिरा ने बताया। लाहौर पहुंच गई हूं। ठीक है, भाईजान सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। मोहसिन राव के जाने के बाद तानिया ने साइमा को फ़ोन करके अपने आने की इत्तला दी। फिर वो तैयार होकर रावी रोड की तरफ चल दी। वो गाड़ी खुद ड्राइव कर रही थी। गाड़ी के पीछे मोटरसाइकिल पर गार्ड चल रहा था। जब उसकी गाड़ी रावी रोड के पुल पर पहुंची तो उसने फुटपाथ पर एक तमाशा दिखाने वाली को जाते हुए देखा। उसके साथ एक बंदर और रीछ था। तानिया ने फौरन अपनी गाड़ी आहिस्ता कर ली। फिर उसने मुड़कर उस औरत की तरफ देखा। वो एक पक्की उम्र की खूबसूरत औरत थी। उसकी उम्र 35 से ऊपर रही होगी, लेकिन वो अपनी सेहत के एतबार से 30 की दिखाई दे रही थी। उस औरत को देखकर तानिया के दिमाग में ख्याल बिजली की तरह कौंधा। उसने फौरन ही अपनी गाड़ी रोक ली और गाड़ी से उतरकर उसके करीब आने का इंतजार करने लगी। जब रीछ वाली औरत ने गाड़ी वाली औरत को अपने इंतजार में देखा तो उसने जल्दी जल्दी कदम उठाए और नजदीक जाकर कहने लगी, जी मेम साहब, ये बताओ तुम तमाशा दिखाने का क्या लेती हो? यहां पुल पर देखोगी तमाशा? वो हैरान होकर बोली। नहीं, अपने घर पर। तुम ये बताओ पूरे दिन में क्या कमा लेती हो? कभी 100, कभी 50। तानिया ने अपने पर्स से 100 रुपये निकालकर उसके हाथ पर रखे और कहने लगी, फिलहाल ये 100 रुपये रख लो। कल सुबह मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें 500 रुपये और दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे घर पर 2-4 घंटे गुजारने होंगे। मेम साहब, तुमने मेरा क्या करना है? मैं तुम्हारी तस्वीर बनाऊंगी। अपने साथ रीछ और बंदर को लाना ना भूलना। नहीं जी, इनको मैं कहाँ छोड़ सकती हूँ भला, ये तो मेरे साथ होंगे। पर जी आऊं कहाँ? मॉडल टाउन आना होगा। तानिया ने कागज पर उसे अपने घर का पता लिखकर थमा दिया। इस कागज पर मेरे घर का पता लिखा है, किसी से पूछकर आ जाना। मैं सुबह 10 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है मेम साहेब, मैं आ जाऊंगी। ये कहकर उसने वो कागज और 100 रुपए का नोट बहुत एहतियात से अपनी कमीज में रख लिया। तानिया को बात करता देखकर पुल से गुजरने वाले लोग वहां रुकने लगे थे। तानिया उससे बात करके जल्दी से गाड़ी में बैठी और गाड़ी तेजी से निकाल ले गई। दूसरे दिन वो वक्त मुकर्ररा पर मॉडल टाउन तानिया की कोठी के गेट पर पहुंच गई। रवैक ने दरवाज़ा खोला और अपने सामने रीछ वाली को पाकर उसे डांटते हुए बोला, ओ चल आगे बढ़, यहाँ कोई नहीं देख रहा तेरा तमाशा। ओ बैल के से मुंह वाले, अंदर जाकर मेम साहिब को बोल के तमाशे वाली आई है। मेम साहिब? कौन मेम साहिब?
यहाँ कोई मेम साहिब नहीं रहती। तानिया को उस रीछ वाली का इंतजार था। वो बैल की आवाज़ सुनकर रफ़ीक के साथ खुद भी बाहर निकल आई। रफ़ीक को उसने गेट पर किसी से उलझते हुए देखा तो वो तेज़ी से गेट की तरफ आ गई। सामने उसे रीछ वाली नजर आ गई। रीछ वाली ने भी उसे आते हुए देख लिया। वो रफ़ीक को गुस्से से देखते हुए कहने लगी, झूठ बोलता है, वो क्या आ रही हैं मेम साहिब? रफ़ीक ने पीछे पलट कर देखा। तानिया ने इशारे से कहा, इसे अंदर आने दो। जी बीबी। रफ़ीक को बड़ी हैरत हुई। बहरहाल उसने गेट खोल दिया। तुमने कमाल कर दिया, बड़े ठीक वक्त पर आई हो, तानिया ने खुश होकर कहा। तानिया ने पहले अपने कैमरे से उसकी मुख्तलिफ अंदाज में तस्वीरें उतारी। फिर उसने उसे एक दरख्त के नीचे स्टूल पर बिठा दिया और ईजल पर लगे कागज़ पर उसको स्केच करने लगी। मोहसिन राव का मामूल था कि वो दोपहर का खाना घर पर खाता था। खाना खाकर वो आराम करता था और फिर शाम की चाय पीकर रेस्टोरेंट का रुख करता था। आज भी वो ठीक 1 बजे घर पहुंच गया। मोहसिन राव ने गाड़ी से उतरकर तानिया की तरफ बड़ी दिलचस्पी से देखा, जो बड़े इन्हिमाक से तस्वीरें बना रही थी। रीछ वाली पर अभी उसकी नज़र नहीं पड़ी थी, लेकिन रीछ वाली ने उसे गाड़ी से उतरते देख लिया था। उसे देखते ही अचानक उसमें बिजली सी दौड़ गई। वो बड़ी बर्क रफ्तारी से उठी। उसने पलक झपकते अपनी कमीज से चाकू निकाला और करीब आते हुए मोहसिन का बड़ी महारत से निशाना लिया। मोहसिन ने उसे अपनी तरफ चाकू फेंकते हुए देख लिया था। वो फौरन एक तरफ को हो गया। इस तरह वो चाकू जिस दिल में पेवस हो जाना चाहिए था, दिल में पेवस ना हो सका, अलबत्ता उसके बाजू में जरूर घुस गया। दोनों गार्डों ने फौरन अपनी क्लाशिनकोफ सीधे कर ली, लेकिन मोहसिन राव ने जोर से चीख कर कहा, नहीं। मोहसिन राव ने उस रीछ वाली को पहचान लिया था। वो राखी थी, राज मदारी की बेटी। चंद लम्हों में जाने क्या से क्या हो गया था। अगर वो अपने गार्डों को मना न करता तो अब तक राखी की लाश जमीन पर पड़ी तड़प रही होती। चाकू का वार करने के बाद राखी ने भी एक लम्हा जाया ना किया। वो अपने रीछ और बंदर के साथ तेजी से भागती हुई गेट से निकल गई। रफ़ीक अभी गेट पर मौजूद था। वो गेट बंद कर रहा था। उसने राखी को मोहसिन राव पर चाकू फेंकते हुए देख लिया था। उसने चाहा कि गेट बंद करके भागती हुई राखी को रोक दे। इधर से गार्ड भी उसे अपनी गिरफ्त में लेने के लिए आगे बढ़े। तब मोहसिन राव ने फिर उन्हें तंबीह की, उसे जाने दो। रफ़ीक और गार्ड हाथ मलते रह गए। तानिया शशदर खड़ी थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। दिल धाड़ धाड़ कर रहा था, टांगें लरस रही थीं। उसे क्या मालूम था कि वो खुद ही अपने भाई के कत्ल का सामान कर रही है, खुद ही कातिल को घर बुला रही है। क्या अजब तमाशा था। वो चाकू उसके बाजू में पेवस था, लेकिन आर पार नहीं हुआ था और हड्डी भी मजरूब नहीं हुई थी। कोट पहने हुए था, इसलिए बचत हो गई थी। मोहसिन राव ने उस चाकू को हत्थे से पकड़कर खींच लिया और खून आलू चाकू रफ़ीक की तरफ बढ़ाकर बोला, इसे धोकर अपने पास रखो। फिर उसने गार्ड की मदद से कोट उतारा, जख्म पर रुमाल बांधा और गाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ बोला, चलो अस्पताल चलो। तानिया पिछली सीट पर फौरन उसके बराबर बैठ गई। वो फटी फटी आंखों से अपने भाई को देखे जा रही थी। तानिया, मुझे कुछ नहीं हुआ, मामूली जख्म है, ठीक हो जाएगा। तानिया ने कुछ कहे बगैर उसके कंधे पर सर रख दिया। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। अस्पताल में ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई। जख्म गहरा था, लेकिन मोहलिक नहीं था। ऊपर वाले ने उसे बचा दिया था। राखी ने उसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने बराह रास्त दिल पर वार किया था। अगर ये वार कारगर हो जाता तो मोहसिन राव की मौत यकीनी थी। जिस चाकू से उस पर वार किया गया था, उस चाकू को मोहसिन राव अच्छी तरह पहचानता था। वो राज मदारी का चाकू था। ये चाकू हमेशा उसके पास रहता था। राज मदारी धोखे में मारा गया था। वो मोहसिन राव पर पक्का जादू करके उसे हमेशा के लिए अपनी कैद में ले लेना चाहता था और अपने इस मकसद में उसने खासी कामयाबी हासिल कर ली थी। लेकिन वो अमावस की रात, सियाह तारीख शब, उसकी जिंदगी को मौत की आगोश में कैद कराई थी। जोगी रामपाल ने राजमदारी पर ऐसा मौलिक वार किया था कि उससे बचने का कोई रास्ता न रहा। राजमदारी खुद को बड़ा ज़बरदस्त जादूगर समझता था और ये जोम ही उसे ले डूबा था। वो मोहसिन राव को कैद करते वो खुद मौत की गिरफ्त में आ गया था। अगरचे आखिरी लम्हों में उस पर सारे राज फाश हो गए थे। वो जान गया था कि किसने क्या किया है, लेकिन उस वक्त कुछ हो नहीं सकता था। वो तड़प तड़प कर मर गया था। दूसरे दिन जब जंगल से उसका बाप घर न पहुंचा तो राखी फिक्रमंद हो गई। एक दिन उसने उसके आने का और इंतजार किया। जब वो तीसरे दिन भी घर ना आया तो वो अपने रीछ और बंदर को लेकर जंगल की तरफ गई। बिलाखिर उसने अपने बाप की लाश तलाश कर ली। उसके बाप की लाश अगरचे नाकाबिल शनाख्त थी, लेकिन वहां मौजूद दूसरी चीज़ों से उसने अंदाज़ा कर लिया कि ये राज मदारी की लाश है। वहां मोहसिन राव भी मौजूद ना था।
उसने रीछ की खाल में गड़ा हुआ चाकू खींच लिया और उसी लम्हे अपने बाप की कसम खाई कि वो मोहसिन राव से इस कत्ल का इंतकाम लेकर रहेगी और जब भी जहां भी उसे नजर आ गया उसे मार देगी। वो अगर उसका नहीं हुआ तो फिर वो किसी का भी नहीं हो सकेगा। कुछ दिन के बाद उसने लाहौर का रुख किया। चाकू फेंक कर मारने का फन उसके बाप ने उसे सिखा रखा था। उसने अपने बाप के उस चाकू से मजीद मशक की, यहां तक कि वो चाकू फेंक कर वार करने के फन में ताक हो गई। कबीले के कई नौजवान उस पर फरीफ्ता थे और उससे शादी करने के ख्वाह थे, लेकिन उसने अपने कबीले वालों से साफ साफ कह दिया था कि जब तक वो अपने दुश्मन से इंतकाम नहीं ले लेगी, कभी किसी खुशी का मुंह नहीं देखेगी, चाहे अपने दुश्मन को तलाश करने में उम्र ही क्यों न बीत जाए। उम्र रायगा का सफ़र जारी था। उसकी ज़िंदगी एक तमाशा बनी हुई थी। वो यहाँ वहाँ भटक रही थी कि अचानक ही उसकी मंजिल उसके सामने आ गई। मोहसिन राव को अचानक अपने सामने पाकर उसके जिस्म में बिजली सी भर गई। उसने आनन फानन वो कर दिया जिसकी उसने अपने बाप की लाश पर कसम खाई थी। वार करके वो एक लम्हा भी वहां नहीं रुकी थी। उसने ये भी नहीं देखा था कि उसका वार कारगर हुआ है या नहीं, वो जिंदा है या मर गया। वो जानती थी कि उसके हाथ से निकला हुआ चाकू कभी बेनिशाना नहीं हुआ, पर इसका क्या कीजिए कि मरने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। नादिरा को जब ये इल्म हुआ कि उस पर कातिलाना हमला हुआ है तो वो भागकर अस्पताल पहुंची। ये इत्तेफाक था कि वो उस वक्त लाहौर में थी। जब वो अस्पताल के कमरे में पहुंची तो वहां एक मेला लगा हुआ था। नादिरा के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। तानिया ने नादिरा को अस्पताल ही से फ़ोन किया था। उस वक्त मोहसिन राव ऑपरेशन थिएटर में था। बहुत छोटा सा ऑपरेशन था। जख्म साफ करके टांके लगा दिए गए थे। तानिया ने नादिरा को कुछ नहीं बताया था, बस इतना ही कहा था कि भाईजान जख्मी हैं। नादिरा को देखकर तानिया ने उसे गले से लगा लिया और कहने लगी, परेशान ना हो, भाईजान अब बिल्कुल ठीक हैं। मोहसिन राव तकियों से टेक लगाए नीम तराज था। नादिरा को देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, आओ नादिरा। कमरे में उस वक्त मोहसिन राव का बचपन का दोस्त आसिफ सिद्दीकी, अंकल आमिर और उनकी फैमिली और तानिया थीं। नादिरा को देखकर आसिफ सिद्दीकी ने जाने की इजाज़त चाही। उसके जाने के बाद कमरे में घर के लोग रह गए। उन सब लोगों से उसका तारुफ था। ये कत्ल किसने किया? एक कातिला ने, अंकल आमिर ने बताया। कातिला? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मोहसिन पर कातिलाना हमला हुआ था? जी, मोहसिन साहब पर कातिलाना हमला हुआ है और वो भी किसी खातून ने किया है। नादिरा उलझन में गिरफ्तार हो गई। तुम्हारी दोस्त, इस मर्तबा मोहसिन राव बोला और बोलकर हंस दिया। मेरी दोस्त? तानिया तुम बताओ वो कौन थी? राखी थी वो, और उस कमीनी को मैंने खुद घर बुलवाया था। तानिया के लहजे में पछतावा था। वो राखी थी, राजमदारी की बेटी। इतने बरसों के बाद वो यहाँ कहाँ आ गई? तानिया जरा मुझे तफसील से सारी बात बताओ। तानिया ने राखी से मुलाकात और उसे घर बुलाने की सारी तफसील से आगाह कर दिया। मोहसिन आपने ये क्या किया? नादिरा ने सारा वाकया सुनकर मोहसिन की तरफ रुख किया। अस्पताल से घर आ जाने के बाद जख्म भर जाने तक नादिरा ने उससे बार बार यही सवाल किया कि उसने कातिलाना हमले के बावजूद राखी को क्यों छोड़ दिया, लेकिन हर बार मोहसिन राव कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। वैसे वो अपने इस रवैये के बारे में मुसलसल सोचता रहा। फिर एक दिन तानिया ने उस सवाल को दोहराया। भाईजान, ये ख्वाहिश तो जिंदगी भर मेरे दिल में रहेगी कि मेरी हिमाकत से मेरे भाई पर कातिलाना हमला हुआ, लेकिन ये बात भी मेरे दिल में फांस बनकर चुभी हुई है कि आपने उस कमीनी को पूरे इत्मीनान से निकल जाने दिया। आखिर भाईजान कुछ तो बताएं। ये सवाल नादिरा भी मुझसे कई मर्तबा पूछ चुकी है। फिर जो सुनता है उसके दिमाग में पहला सवाल यही आता है कि मैंने राखी को जाने क्यों दिया। मैं खुद भी अपने इस रवैये पर मुसलसल गौर करता रहा हूँ। मैं अब इस नतीजे पर पहुंचा हूँ और शायद ये बात मैं नादिरा से ना कह सकूं, लेकिन तुम क्योंकि मेरी ज़िंदगी के हर राज से वाकिफ़ हो, इसलिए बता देता हूँ कि मैंने इसलिए छोड़ दिया उसे कि शायद मैं उसे कोई खुशी देना चाहता था। उसने अजीब बात कही। खुशी देना चाहते थे? एक कातिला को खुशी? मेरा ख्याल है कि आप दुनिया के सबसे अनोखे ज़ख्मी हैं। आपने ज़ख्म इसलिए खाया कि ज़ख्म लगाने वाला खुश हो सके। वाह भाईजान, जवाब नहीं आपका। देखो तानिया, राखी का बाप मेरा मोहसिन था। उसने मुझे कत्ल होने से बचाया था, लेकिन फिर वो मेरे ही हाथों मारा गया। तुम ये भी जानती हो कि वो मुझे टूट कर चाहती थी, लेकिन मैंने कभी उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दिया, जबकि मैं नादिरा का असीर हो गया। मेरा ख्याल है कि वो हमारी इन मुलाकातों से वाकिफ़ थी। इसके बावजूद उसने कभी ज़ब्त का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। अब तुम अंदाज़ा कर सकती हो कि जब उसने अपने बाप की मस्कशुदा लाश जंगल में पाई होगी और मुझे वहाँ से गायब पाया होगा,
तो उसके दिल में अचानक इंतकाम का शोला भड़क उठा होगा। बात असल में यह है तानिया कि मैं राखी के बारे में हमेशा एक मुजरिमाना एहसास में मुब्तला रहा हूँ। राखी के कातिलाना हमले ने उस मुजरिमाना एहसास को मिटा दिया है। अब मैं सालिम नहीं मजलूम बन गया हूँ। मेरा ख्याल है कि अब तुम मेरी बात अच्छी तरह समझ गई होगी। मोहसिन ने अपनी बात उसे वजाहत से समझाई। पता नहीं तानिया उसकी बात समझी या नहीं, बस वो इतना कहकर चुप हो गई। अल्लाह आप पर रहम करे भाई। अल्लाह ने उस पर वाकई रहम कर दिया था। राखी के जानलेवा वार से वो साफ तौर पर बच निकला था। उस दिन शाम तक उसे अस्पताल से फारिग कर दिया गया। जब वो अस्पताल से घर जा रहा था तो अस्पताल के अहाते से उसे एतबार राव मिल गया। अगरचे आसिफ सिद्दीकी ने मोहसिन राव पर कातिलाना हमले की इत्तला सिनेमा के मैनेजर को दे दी थी, लेकिन एतबार राव उस वक्त घर पर था ना सिनेमा पर। वो किसी काम से निकला हुआ था। जब वो अपने काम से फारिग होकर सिनेमा पहुंचा तो मैनेजर ने फौरन उसे आसिफ सिद्दीकी का पैगाम दिया। मोहसिन क्या हुआ, खैर तो है? किसने हमला कर दिया है तुम पर? हाँ सब खैर है, बाजू में मामूली सा जख्म आया है, मरहम पट्टी कर दी गई है। एतबार तुम हमारे साथ घर चलो, वहां बैठकर बातें होंगी, मोहसिन ने खुश मिजाजी से कहा। तानिया और नादरा साथ थीं। अंकल आमिर अपने घर जा चुके थे। वो दोनों मोहसिन राव के साथ बैठ गईं, जबकि एतबार राव अपनी गाड़ी में उनके पीछे पीछे हो लिया। चाय पीने के बाद जब एतबार राव ने जाने की इजाज़त चाही तो मोहसिन राव ने उसे ज़बरदस्ती रोक लिया। एतबार राव तुम खाना खाए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। एतबार राव रुक गया। तानिया को जब मालूम हुआ कि एतबार राव को मोहसिन राव ने खाने पर रोक लिया है तो उसने अपनी खुसूसी निगरानी में खाने की तैयारी शुरू कर दी। वक्फे वक्फे से वो ड्राइंग रूम में भी जाती रही। नादरा भी उसके साथ ही होती। मोहसिन राव अपनी आप बीती उसे सुना रहा था और वो बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। जब मोहसिन राव का किस्सा ख़त्म हो गया तो नादरा और तानिया ने भी वहाँ से होने वाली गुफ्तगू में हिस्सा लिया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मोहसिन राव उससे वॉशरूम जाने की इजाज़त लेकर वहाँ से उठा। कुछ देर के बाद ही नादरा भी उठकर बाहर चली गई। अब ड्राइंग रूम में तानिया अकेली रह गई। खुद को तन्हा महसूस करके उसकी अजीब सी कैफियत हो गई। उसे नादरा पर बड़ा गुस्सा आया कि वो अचानक ही कुछ कहे बगैर ड्राइंग रूम से निकल गई थी। अब तानिया चाहती भी तो ड्राइंग रूम से नहीं उठ सकती थी, क्योंकि एतबार राव को ड्राइंग रूम में तन्हा छोड़ देना किसी तौर मुनासिब ना था। वो हिम्मत करके बैठी रही। एतबार राव जो अभी नादरा से बेतकल्लुफ़ी से बातें कर रहा था, अचानक खामोश हो गया, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। कुछ देर खामोशी से वो तानिया की तरफ देखता रहा, जो नजरें झुकाए बैठी थी। उसकी निगाहों में आर्ट गैलरी वाला मंजर घूम रहा था। जब एतबार राव उससे मिलने आया था और उसने नापसंदीदगी का इजहार करके उसे वापस जाने पर मजबूर कर दिया था, और ये शरीफ आदमी कितनी खामोशी से वापस चला गया था। अचानक तानिया ने नजरें उठाईं और उसे देखा। वो सोफे पर बड़े इत्मीनान से बैठा था। उसी वक्त उसने भी तानिया को देखा। नजरों से नजरें मिली और फिर दोनों पल के झपकाना भूल गए। आंखों ही आंखों में कोई बात हुई और नजरों के ये तीर दोनों के दिलों में उतरते चले गए। चंद लम्हों बाद ही नादरा वापस आ गई। वो दोनों को खामोश देखकर कहने लगी, अरे इस कदर सन्नाटा। ड्राइंग रूम में दाखिल होते वक्त मैं सोच रही थी कि शायद यहाँ कमरे में कोई है ही नहीं। इस कदर खामोशी, क्या आप दोनों को किसी ने बात करने से मना कर दिया था? नादरा ने हंसकर कहा, नहीं, मैंने कोई बात ही नहीं की। असल में हुआ ये कि ये सर झुकाए कुछ सोच रही थीं। मैंने इन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब न समझा। वैसे नादरा, मैं आपको एक बात बताऊं, कभी खामोशी भी ज़बान बन जाती है और ऐसी खामोशी पर हज़ार जुमले कुर्बान किए जा सकते हैं। जब लब खामोश हों तो आंखों आंखों में बात होती है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बात नज़रों नज़रों में हो रही थी? नादरा ने उसकी बात को एक नया रंग दे दिया। मैं अभी आती हूँ। तानिया एकदम हड़बड़ा कर उठी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे नादरा ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। उससे वहाँ बैठा ना किया। फिर एक दिन जब तानिया हस्ब मामूल अपनी आर्ट गैलरी के दफ्तर में एक पेंटिंग पर काम कर रही थी तो दरवाजे पर किसी की दस्तक से चौंकी। दरवाजे पर एतबार राव खड़ा उससे अंदर आने की इजाज़त तलब कर रहा था। मैं अंदर तो आ सकता हूँ ना? उसे देखकर न जाने तानिया के हवास क्यों गुम हो जाते थे। वो अंदर ही अंदर सिमटने लगती थी। उस वक्त भी यही हुआ। वो उसे देखकर गड़बड़ा गई। जी जी आइए, उसने अपने आप को संभालते हुए कहा। तानिया, एतबार राव ने बहुत धीरे से पुकारा। उसकी ज़बान से अपना नाम सुनकर उसे खुशी का सा एहसास हुआ। उसने अपनी घनेरी पलकों की चिलमन उठाई और अपनी काली खूबसूरत आंखों से उसे देखा। जी, मैंने आपके बड़ों से एक बात की थी, उसका जवाब मैं आपकी ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ, चाहे ये जवाब इनकार में ही क्यों ना हो, लेकिन इनकार करने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिएगा
कि मैं फिर जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। एतबार राव ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा, मैंने इसका फैसला अपने बड़ों पर ही छोड़ दिया है। तानिया ने आहिस्तगी से जवाब दिया। तानिया, तुम बेहद हसीन हो, इस बात में कोई शुबा नहीं, लेकिन अगर तुम हसीन ना भी होती और महज कबूल सूरत होती तो भी मैं तुमसे ही शादी करता। अच्छा, इसकी वजह? मैं अपने बाप के पाप को धोना चाहता हूँ, दोनों खानदानों को एक करना चाहता हूँ, और खुदा का शुक्र है कि मोहसिन भाई भी ऐसा ही चाहते हैं, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती। मैं आप दोनों की वसअत क़ल्बी की दाद देता हूँ, वरना मेरे बाप ने जो कुछ किया है वो काबिल मुआफ़ी तो नहीं। एतबार राव ने साफगोई से कहा, आपके लिए क्या मंगवाऊँ, चाय या ठंडा? ये कहकर उसने घंटी बजाई। तानिया, तुमने कातिल के बेटे से अच्छी तरह बात कर ली, यही मेरे लिए काफ़ी है। अच्छा, अब मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश ना करें। उस दिन मैंने आपके साथ बदसलूकी की थी, मैं माजरत चाहती हूँ, तानिया ने इल्तिजा आमेज लहजे में कहा। एतबार राव ने अपने सच्चे जज्बे, पुरखुलूस रवैये और अपनी साबित कदमी से तानिया के दिल में जगह बना ली। अब वो उसकी राह देखने लगी। वो अगर एक दिन ना मिलते तो यूं महसूस होता जैसे आज का दिन तुलू हुआ ही नहीं। एक दूसरे को देखे बगैर चैन ना आता। फिर रात को अपने बिस्तरों पर लेटे टेलीफोन के तारों के जरिए अपने नेक जज्बात का इजहार करते। तानिया टहलती हुई उस दरख्त के नीचे पहुंची जहां उसने राखी को बिठाकर उसकी तस्वीरें बनाना शुरू की थीं। एकदम उसकी निगाहों में सारा मंजर घूम गया। अगरचे मोहसिन का जख्म बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन वो आज भी अपनी उस हिमाकत पर शर्मिंदा होती थी। खामखा एक तमाशे वाली को अपनी कोठी पर मधु कर बैठी। खुदा न खास्ता अगर उसका चाकू ठीक निशाने पर लग जाता तो वो यकीनन इस सदमे से पागल हो जाती। राखी भी अजीब औरत थी। उसकी मोहब्बत नफरत में तब्दील हो गई थी। वो किसी जख्मी नागन की तरह मोहसिन को तलाश कर रही थी। उसे देखते ही उसने डसने की कोशिश की। वो तो ऊपर वाले ने मोहसिन को बचा दिया, वरना राजमदारी की बेटी तो अपना हाथ दिखा चुकी थी। दरख्त की शाख पकड़े तानिया अपने ख्यालों में गुम थी कि पीछे से मोहसिन राव आ गया। उसके नज़दीक आकर खामोशी से खड़ा हो गया। खैरियत तो है? कहाँ गुम थी? मोहसिन राव लॉन में बिछी मेज़ की तरफ बढ़ता हुआ बोला। रफ़ीक उस मेज़ को चाय के लवाजमात से सजा रहा था। मुझे वो कमीनी याद आ गई थी। राखी? मोहसिन राव हंसने लगा। उस मनहूस का नाम ना लिया करें, उसे राख कहा करें, तानिया जलकर बोली। तानिया, अब उस बात को भूल भी जाओ, अब तो मेरा बाजू भी ठीक हो गया। मैं उसे भूली नहीं हूं। मुझे वो जिस दिन भी नजर आ गई, अपने गार्ड से कहकर उसे गोलियों से छलनी करवा दूंगी। तानिया ने गुस्से में कहा। अच्छा, जो मर्जी आए कर लेना, चलो अभी तो चाय पी लो। मोहसिन राव ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने साथ ले चला। हाँ, वो खाला फरजाना कहाँ हैं? उन्हें नहीं बुलाया बाहर? नहीं, मैं उनकी चाय खुद लेकर कमरे में जाऊंगी। मुझे ज़रा आपसे एक बात करना थी। अच्छा, मोहसिन राव ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। है ना एक ऐसी बात? वो क्या? मोहसिन ने पूछा। उनकी शादी की बात। उनकी शादी की बात? मोहसिन राव ने हैरत से दोहराया। यानी खाला फरजाना की शादी की बात? जी, तानिया ने बड़े यकीन से कहा। किससे? आप फिर परेशान होंगे, अंकल आमिर से। वाकई? और जब तानिया ने उन दोनों की इश्क की दास्तान सुनाई तो वह मजीद हैरत में मुब्तला हो गया। फिर वो दोनों बहुत देर तक उनके बारे में बातें करते रहे। तानिया ने बार बार अपने इस अज़्म को दोहराया कि वो हर कीमत पर उन दोनों की शादी करवा कर रहेगी। खाला फरजाना का मामला अभी दूर था। अभी तो खुद तानिया की मंगनी सर पर थी। जब मंगनी का दिन आया तो वो हो गया जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। उस दिन उस बड़े होटल का शादी हॉल मेहमानों से पुर था। हर तरफ रंगो नूर की बारिश थी। कह कह बिखर रहे थे। नादिरा, तानिया और मोहसिन राव स्टेज पर बैठ चुके थे। एतबार राव अभी नहीं पहुंचा था, हालांकि अब तक उसे पहुंच जाना चाहिए था। तानिया की नज़रें बार बार उठती थीं और फिर मायूस होकर लौट आती थीं। मोहसिन राव के चेहरे पर भी फिक्र के आसार नमूदार होते जाते थे। जब वक्त मुकर्ररा से 1 घंटा ऊपर हो गया तो चारों तरफ खलबली मच गई। अंकल आमिर मोहसिन राव के पास आए और कहने लगे, मोहसिन, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मामला है। एतबार घर पर है और ना सिनेमा पर। घर की घंटी मुसलसल बज रही है, कोई उठाता नहीं। सिनेमा पर मैनेजर ने बताया कि वो आज सिनेमा आए ही नहीं। ओह! मोहसिन राव ये सुनकर खड़ा हो गया। मेहमान परेशान हो रहे थे कि आखिर मंगनी की रस्म कब अदा की जाएगी। आसिफ सिद्दीकी जो पहले से गया हुआ था वो आता हुआ दिखाई दिया। उसका मुंह लटका हुआ था, यकीनन कोई अच्छी खबर नहीं लाया था। क्या हुआ? मोहसिन राव ने आगे बढ़कर बेकरारी से पूछा।
एतबार राव को अगवा कर लिया गया है। आसिफ सिद्दीकी ने परेशान खबर सुनाई। अगवा कर लिया गया? यह खबर बिजली बनकर मोहसिन राव पर गिरी। फिर उसने अपने होश व आवाज काबू में करते हुए पूछा, किसने किया है अगवा? ये नहीं मालूम हो सका, आसिफ सिद्दीकी ने कहा। कहां से किया गया अगवा? घर के बाहर से। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैं जब उसे ढूंढता हुआ उसके घर पर पहुंचा तो मैंने देखा कि उसके घर की लाइटें तो जली हुई हैं, लेकिन गेट पर ताला पड़ा हुआ था। मैंने ये सोचकर कि शायद पड़ोस के लोगों को कुछ मालूम हो, बराबर वाली कोठी की कॉल बेल बजाई। बाहर आने वाले शख्स से जब मैंने एतबार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि एतबार ने हमें अपनी मंगनी में मदऊ किया था। जब मैं अपनी बीवी के साथ होटल जाने के लिए बाहर निकला तो एतबार अपने मुलाजिम के साथ गाड़ी में बैठ रहे थे। उन्होंने हमें देखकर अपनी गाड़ी में बैठने का इशारा किया। हम दोनों उनकी गाड़ी की तरफ बढ़े। तभी एक जीप आंधी तूफान की तरह सर पर आ गई। खटाखट कई मुसल्लह अफराद बाहर आ गए। उन्होंने असले के जोर पर एतबार को अपनी जीप में बिठा लिया, जबकि 2 अफराद उनकी गाड़ी में सवार हो गए और फिर वो नजरों से ओझल हो गए। हम दोनों घबराकर अपने घर में दाखिल हो गए। इस वारदात ने तानिया को बहुत मुतासिर किया। वो हंसती हंसती एकदम खामोश हो गई। वो उस वक्त खाला फरजाना से बातें कर रही थी, वो उन्हें छेड़ रही थी, बार बार उनकी तवज्जो अंकल आमिर की तरफ मबजूल करा रही थी, जो सूट पहने इधर से उधर घूमते फिर रहे थे। तभी ये रूह फरसा इत्तला आई। तानिया एकदम साकित हो गई। नादरा उसके बराबर ही बैठी थी। उसने फौरन उसे संभाला। नादरा को ऐसी खूबसूरत तकरीब मुलतवी हो जाने का बेहद अफसोस था, लेकिन वो इतनी खुद गरज न थी कि अपनी उंगली में मंगनी की अंगूठी पहनकर बैठ जाती। तानिया को वैसे भी वो बहुत चाहने लगी थी। उसका दुख अब अपना दुख था। अंकल आमिर ने तानिया, नादरा और खाला फरजाना को अफजल के साथ घर रवाना कर दिया और खुद वहीं रह गए। इस वक्त वो शदीद सदमे से 2-4 थे। खुदा खुदा करके ये वक्त आया था। मोहसिन और तानिया को एक तवील अरसे के बाद खुशियां मैसर आई थीं। एतबार राव से मंगनी कराने में अंकल आमिर ने भी कोशिशें की थीं। वो दिल से चाहते थे कि यह ख़ानदान किसी तरह एक हो जाए। अगर ख़ानदान एक ना हो तो दुश्मनों का कोई एक फ़र्द ही दोस्त हो जाए। एतबार राव खुद ही दुश्मनों की सफ से निकल आया था और उन लोगों ने उसे धुतकारा नहीं था, खुशदिली से अपना लिया था, अपना बना लिया था। लेकिन ये बात दुश्मनों को अच्छी न लगी थी। कुछ ही देर के बाद राहदारी में भारी कदमों की आवाज़ आई। फिर खुले दरवाजे से सबसे पहले एतबार राव दाखिल हुआ। उसके पीछे 2 मुसल्लह बंदे थे जो दरवाजे पर ही रुक गए। एतबार राव सीना ताने पुरवकार चलता हुआ बाप के सामने आकर खड़ा हुआ। आफ्ताब राव, इकबाल राव अपने बाप के दाएं बाएं खड़े हो गए। आइए 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 दूल्हा मियाँ, तशरीफ लाइए। राव अहमद अली ने अपनी बड़ी बड़ी खूनी आंखों से उसे देखा और अपनी भारी मूछें मरोड़ने लगा। आपको मंगनी मुबारक हो। अब्बा जी, ये आपने अच्छा नहीं किया, एतबार राव ने गुस्से से कहा। और ये तूने अच्छा किया कि बाप से पूछे बगैर मंगनी तय कर ली, राव अहमद अली ने सख्त लहजे में कहा। मैं अपना अच्छा बुरा खूब समझता हूँ, तभी एक ऐसी लड़की से शादी करने चला है जिसके बाप का भी पता नहीं, राव अहमद अली ने इल्ज़ाम लगाया। तानिया मेरे ताया राव शमशाद अली की बेटी है, एतबार राव ने बड़े यकीन से कहा। ओह ताया, राव अहमद अली ने तंजिया अंदाज में कहा। तुझे शायद मालूम नहीं कि उसके यहाँ जो बेटी हुई थी और उसका इंतकाल हो गया था। हमारे पास इसका सबूत मौजूद है। मैं सब जानता हूँ। फिर जानते बूझते मक्खी निकल रहा है, अपने ख़ानदान के नाम पर बट्टा लगा रहा है। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे ताया को कत्ल किसने किया। अच्छा, राव अहमद अली ने उसे घूरते हुए कहा। और तू क्या क्या जानता है? मैं ये भी जानता हूँ कि अब से 20-22 साल पहले मोहसिन राव को कत्ल करवाने की साजिश किसने की थी। एतबार राव ने अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर कहा। आफ्ताब, इकबाल, सुन रहे हो भाई? राव अहमद अली दोनों से मुखातिब होने के बाद एतबार राव की तरफ मुड़ा। और वो किसने की? अब्बा जी, आपने। एतबार राव ने बड़े वसूख से कहा। आपने बड़े जुल्म किए हैं उन लोगों पर। सुन रहे हो तुम दोनों? हमने बड़े जुल्म किए हैं उन लोगों पर। यह तो मुझे अपना बेटा लगता ही नहीं। पता नहीं किस वक्त की पैदाइश है। इसमें जमींदारों वाली कोई बात नहीं। ये बात मैं तुम दोनों से हमेशा कहता आया हूँ। इसीलिए मैंने इस मुसीबत को कुछ दे दिलाकर यहाँ से निकाल दिया था। मुझे एक खदशा था कि कहीं ये तुम्हें अपने रंग में ना रंग ले। मुझे अगर ये मालूम होता कि लाहौर जाकर ये हमारे दुश्मनों से मिल जाएगा तो मैं ऐसे कभी वहाँ न जाने देता। अब्बा जी, शादी करना कोई बेवकूफ़ी की बात नहीं, सभी करते हैं। आपने भी तो की थी। गधे के बच्चे, मैंने शादी की थी तो अपने हाथ से कुछ गंवाया नहीं था, लिया ही था। मैं शादी को 2 जिंदगियों का बंधन समझता हूँ, आपकी तरह तिजारत नहीं।
वो राव अहमद अली की डांट टपट से मुतासिर हुए बगैर बड़े इत्मीनान से बोला, ओ खच्चर, अब मुझे मालूम हो गया कि तू बहुत बड़ा उल्लू है। अगर उल्लू ना होता तो अपनी मौत के परवाने पर कभी दस्तखत ना करता। राव अहमद अली ने उसे बड़ी बड़ी खूनी आंखों से देखा। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। और वो कागज़ जो तूने तैयार करवा कर अपने पास रख छोड़ा है, जिसमें तूने अपने हिस्से की जायदाद 1 करोड़ तक का मेहर और तलाक का हक लड़की के नाम मुंतकिल कर दिया है, वो सब क्या है? मैंने ऐसा कोई कागज़ नहीं तैयार करवाया। अच्छा, एक तो हिमाकत एक करता फिरता है, ऊपर से झूठ भी बोलता है। राव अहमद अली ने गुस्से से कहा। फिर वो इकबाल राव से मुखातिब होकर बोला, इकबाल राव, उस कागज़ की फ़ोटो स्टेट तो दिखा इस बदबख्त को। इकबाल राव ने मेज़ की दराज से एक कागज़ निकाला और राव अहमद अली के हाथ में थमा दिया। राव अहमद अली ने उस कागज़ पर एक नज़र डाली और उसकी तरफ उछालते हुए बोला, ले देख इसे और अब कर इनकार। ये कागज़ आपको किसने फराहम किया? एतबार ने धीरे से पूछा। काले चोर ने, राव अहमद अली ने गुस्से से कहा। किसी ने भी दिया हो, तुझे इससे क्या? तू ये बता कि ये गलत है। नहीं, ये बिल्कुल सही है। ये कागज़ मैंने ही तैयार करवाया है। एतबार राव ने बिलाखिर इकरार कर लिया। राव अहमद अली का बेटा और इस कदर गधा। अरे अहमक, ये तू क्या करने जा रहा था? तुझे कुछ अंदाज़ा है? ऐसा उस लड़की में क्या है? कुछ हीरे वीरे लगे हैं उसमें क्या? उस सुसरी के तो बाप का भी पता नहीं। एतबार राव, तूने तो लुटिया ही डबो दी। अब बता, मैं तेरा क्या करूं? मैं लाहौर जाऊंगा और हर कीमत पर शादी करूंगा। एतबार राव ने अपना फैसला सुना दिया। शादी तो तू बाद में करेगा, पहले तू लाहौर जाकर दिखा। राव अहमद अली गुस्से से खड़ा हो गया और फिर इकबाल राव से मुखातिब होकर बोला, इकबाल, इस बेवकूफ़ को कुछ अकल सिखा और जब तक इसे अकल ना आ जाए इसे हवेली में कैद रख। जा, इस उल्लू को मेरे सामने से ले जा, कहीं ये मेरे हाथों मारा ना चाहे। ये कहकर वो कमरे से निकल गया। इकबाल, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भाई, आपने कहीं नहीं जाना, सिर्फ अपने कमरे तक जाना है। वहां चलकर आप आराम से रहें। नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं इस मनूस हवेली में एक लम्हा भी नहीं रुकूंगा। मैं इसी वक्त लाहौर जाऊंगा। एतबार राव ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। फिर वहां 3 मुसल्लह खूंखार बंदे अंदर दाखिल हो गए। वो तीनों अंदर आकर इकबाल राव के पीछे खड़े हो गए। उनमें से एक कहने लगा, हुक्म सरकार। अब क्या कहते हो भाई? इकबाल राव ने मुस्कुराकर उसे देखा। तुम मुझ पर जुल्म कर रहे हो इकबाल? नहीं भाई, ये सब आपके भले के लिए है। हम आपको अंधे कुएं में नहीं गिरने देंगे। आप बहुत सीधे आदमी हैं। वो लोग आपको लूट लेना चाहते हैं, हम अपने भाई को लूटने नहीं देंगे, इकबाल राव ने कहा। एतबार राव ने अपने कमरे में चारों तरफ निगाह घुमाई और फिर एक कुर्सी पर ढेर हो गया। ये उसी का कमरा था। इस कमरे को छोड़े हुए उसे एक तवील अरसा हो गया था। तवील अरसे तक कमरा बंद रहने की वजह से यहाँ गर्द गुबार होना चाहिए था। कमरे की हर चीज़ आईने की तरह चमक रही थी। उसकी आमद से पहले यहाँ की सफाई कर दी गई थी। गोया उनको एतबार राव के अगवा का यकीन था। एतबार राव को यकायक लाहौर की याद आ गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वक्त मुकर्ररा पर होटल ना पहुंचने पर जाने वहां क्या हुआ होगा। तानिया तो उसकी तरफ से पहले ही मशकूक थी। अब ऐन वक्त पर गायब हो जाने की वजह से उसका शुबा यकीन में बदल गया होगा। उस पर से उसका एतबार उठ गया होगा। वो उसके सामने क्या मुंह लेकर जाएगा? वो परेशानी के आलम में उठकर टहलने लगा। कोई 15 मिनट के बाद दरवाजे पर खड़खड़ाहट महसूस हुई, जैसे कुफल खोला जा रहा हो। फिर दरवाज़ा खोला और एक मुलाजमा खाने की ट्रे लेकर अंदर आ गई। खाना खा लें सरकार। एतबार राव ने कोई जवाब ना दिया। वो मुलाजमा वापस चली गई। दूसरे दिन सुबह को जब इकबाल राव एक मुलाजिम के साथ नाश्ता लेकर आया तो उसने देखा कि एतबार राव सूट पहने बेड पर सो रहा है। इकबाल राव ने उसे हिलाया, भाई नाश्ता कर लो, उठ जाओ, सुबह हो गई। एतबार राव ने आंखें खोल दी और फिर फौरन ही उठकर बैठ गया। इकबाल, मुझे टेलीफोन चाहिए। भाई, क्या पुलिस को फ़ोन करना है? फजूल बातें मत करो, मैं तानिया से बात करना चाहता हूँ। अब्बा जी से पूछना पड़ेगा। क्या तुम सारे काम अब्बा जी से पूछकर करते हो? तुम इतने फर्माबरदार कब से हो गए? जब से भाई तुम यहाँ आए हो। अच्छा भाई, एक बात बताओ, तुम तानिया के चक्कर में किस तरह पड़ गए? तुम लोगों के गुनाहों का कफ़ारा अदा करने के लिए। एतबार राव ने साफ कोई इख्तियार की। अच्छा भाई, अब खुदा के लिए अजाब सवाब पर तकरीर शुरू ना कर देना। हम दुनिया में इसलिए नहीं आए कि अजाब सवाब का हिसाब लेकर बैठ जाएं। 2 दिन की ज़िंदगी है, अगर वो भी ऐश में ना गुजरी तो फिर ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? जिस तरह की ज़िंदगी तुम लोग गुजार रहे हो, बिलाखिर इसका एक दिन खमियाजा भुगतोगे।
भाई हम तो खुद मजलूम हैं, देखते नहीं अब्बा जी जायदाद पर सांप बने बैठे हैं। भाई तुम्हें क्या आज़ादी चाहिए? हाँ मुझे आज़ादी चाहिए। अच्छा फिलहाल तो तुम टेलीफोन के बारे में सोचो। भाई तुम कपड़े तब्दील करके मुंह हाथ धो लो, नाश्ता करो, मैं हवेली का एक चक्कर मार कर आता हूं। इस कमरे में टेलीफोन नहीं आ सकता, मैं तुम्हें अपने कमरे से टेलीफोन करवा दूंगा, लेकिन इस मामले की हवा आफ्ताब भाई या अब्बा जी को नहीं लगना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई ना? इकबाल राव ने राजदारी से कहा। ठीक है। एतबार राव फौरन खड़ा हो गया और कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया। फिर वो उसे अपने ड्राइंग रूम में ले आया और अपनी गोद में टेलीफोन रखकर बोला, हाँ भाई नंबर बताओ। उसने नंबर डायल किया, लाइन फौरन मिल गई। 2 घंटियां बजने के बाद उधर से रफीक ने फ़ोन उठाया। मुझे तानिया बीबी से बात करनी है, उन्हें जल्दी बुलाएं। इकबाल राव बोला, अच्छा जी आप 1 सेकंड होल्ड करें। किसी मर्द ने टेलीफोन उठाया था, अब वो तानिया को बुलाने गया था। इकबाल राव ने रिसीवर पर हाथ रखते हुए एतबार राव को इत्तला दी। फौरन ही एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। क्या आप तानिया हैं? इकबाल राव ने पूछा। जी मैं तानिया बोल रही हूँ। लीजिए एतबार राव से बात कीजिए। ये कहकर इकबाल राव ने रिसीवर उसकी तरफ बढ़ा दिया और टेलीफोन अपनी गोद में ही रहने दिया। तानिया मैं जहाँ भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, इंशाअल्लाह जल्द तुम तक पहुँचूंगा, किसी किस्म की फिक्र ना करना। बस ये कहकर इकबाल राव ने लाइन काट दी। उधर से वो तानिया का जवाब भी न सुन पाया। भाई तानिया से बात हो गई, अब तो खुश हो? इकबाल राव ने रिसीवर रखते हुए कहा। हाँ इकबाल मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। पता नहीं रात का कौन सा पहर था कि अचानक एतबार राव की आंख खुल गई। उसका गला खुश्क हो रहा था। उसने उठकर पानी पिया। गला तर होने पर उसके कुछ हवास बहाल हुए। उसने तकिए के नीचे से अपनी कलाई की घड़ी निकाली, वक्त देखा। उस वक्त 1 बज रहा था। वो उठकर खिड़की की तरफ आ गया। उसने खिड़की खोली तो एकदम परों की फड़फड़ाहट सुनाई थी, जैसे कोई बड़ा परिंदा नजदीक के दरख्त से उड़ा हो। रात तारीक थी, सर्दी का मौसम दम तोड़ रहा था, फिर भी हल्की सी खुनकी थी। एतबार राव ने आंखें फाड़ फाड़ कर बाहर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ नजर न आया। खिड़की में सलाखें लगी हुई थीं। उसने 2 सलाखों को पकड़कर जोर जोर से हिलाया, लेकिन वो टस से मस ना हुई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खटखटाया जाने लगा। उसने दरवाज़ा खोला तो वो चौंक उठा। इकबाल राव की बीवी मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हो रही थी, लेकिन वो अकेली ना थी। फौरन ही इकबाल राव का चेहरा दिखाई दिया। उसने अंदर आकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। भैया जाग रहे थे? कामनी मुस्कुराती हुई उसकी तरफ पड़ी। भाई कामनी आपसे मिलने की जिद कर रही थी। मैंने कहा कि दिन की रोशनी में तो ये मुमकिन नहीं, रात को चलेंगे। हाँ आओ कामनी बैठो। एतबार राव ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। कामनी का असल नाम कौकब था। एक बदसूरत सी मोटी भद्दी औरत थी। उसके घर वाले उसे प्यार से कामनी कहते थे। इस हवेली में भी आकर उसने खुद को कामनी कहलवाया। वो एक बड़े जमींदार की बेटी थी और जहेज में बहुत कुछ लाई थी। बुनियादी तौर पर वो एक लालची औरत थी। उसका शौहर भी हविस कमा रहा था। दोनों एक जैसे मिल गए थे और अब एक होकर एतबार राव पर ताव चलाने आए थे। यहाँ हर तरह के लोग होते हैं, एतबार राव बोला। एक एक पैसे पर जान देने वाले और करोड़ों रुपयों को ठुकरा देने वाले भी। लेकिन एक बात याद रखना इकबाल राव, अपने हक से दस्तबरदार होने के कागजात पर मैं यहाँ दस्तखत नहीं करूँगा। तो फिर कहाँ करोगे भाई? इकबाल राव ने पूछा। लाहौर में, अपने घर में बैठकर। मेरी ये शर्त मंजूर हो तो ठीक है, वरना जो मर्जी आए करो। क्या तुम ये समझते हो कि मैं तुमसे कागजात पर भी दस्तखत करवा लूँगा और यहाँ से जाने भी नहीं दूंगा? हाँ मैं यही समझता हूँ, एतबार राव ने साफ लहजे में कहा। और भाई तुम अपने इलाके में जाकर बदल गए, तुमने दस्तखत करने से इनकार कर दिया, फिर क्या होगा? इकबाल राव तुम जानते हो कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। जबान से एक मर्तबा जो बात कह दी तो कह दी। मैं अपने अहद से फिरने वालों में से नहीं हूँ। हाँ ये तो मैं जानता हूँ। इकबाल राव ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। तो फिर बात पक्की? 100% पक्की। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, सुबह 4 बजे आऊँगा, तैयार रहना, यहाँ से निकल चलेंगे। राव अहमद अली स्लीपिंग गाउन की डोरियां कसता और अपनी भारी आवाज़ में गुनगुनाता वॉशरूम से बरामद हुआ। उसने इकबाल राव को अपने कमरे में मौतबाना खड़ा देखा तो एक लम्हे को चौंका। फिर वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और कहने लगा, इकबाल क्या हुआ? कुछ नहीं अब्बा जी, बस ज़रा आपसे बात करना थी। काफ़ी देर से आपके फारिग होने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही इत्तला मिली कि आप अपने बेडरूम में चले गए हैं, मैं आपसे मिलने आ गया। ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई? सुबह आ जाता। राव अहमद अली उस वक्त बात करने के मूड में न था। उसने टालना चाहा। सुबह ही हो रही है अब्बा,
ये कौन सी रात है? ज़रा वक्त तो देखें। अच्छा जल्दी कर, मुझे नींद आ रही है। राव अहमद अली ने अपने रिवायती अक्खड़पन से कहा। अब्बा जी आपके दस्तखत लेने हैं। इकबाल राव ने साजिश की पटारी खोल दी। दस्तखत? वो किस लिए? राव अहमद अली के लहजे में बदस्तूर गुस्सा था। अब्बा जी ये आपके यादगार दस्तखत होंगे। इन दस्तखतों के बाद मुझे फिर आपके दस्तखतों की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या बकवास कर रहा है? खुलकर बात कर। अब्बा जी, इकबाल राव ने कहा। वो अभी तक खड़ा हुआ था। उसके दोनों हाथ पीछे थे। अब उसने दोनों हाथ आगे किए। उसके हाथ में एक फाइल थी। उस फाइल में कागजात थे। वो फाइल लेकर आगे बढ़ा। राव अहमद अली अपनी कुर्सी पर बैठ चुका था, जिस पर बैठकर वो इंसान नहीं रहता था। अब्बा जी इन कागजात पर नजर डालें। राव इकबाल ने बड़े मुअत्तबाना अंदाज में कहा। किस किस्म के कागजात हैं ये? राव अहमद अली ने फाइल लेकर फाइल खोले बगैर पूछा। एतबार राव अपने हक से दस्तबरदार हो चुका है। मोहसिन राव और तानिया ने भी इसी किस्म के कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं। तीसरा मुख्तारनामा है। इस पर आपने दस्तखत करने हैं। अब आप बूढ़े हो चुके हैं। ज़मीन जायदाद का इंतज़ाम संभालना अब आपके बस का नहीं रहा। आज के बाद ये इंतज़ाम मैं संभालूंगा। अच्छा तो तूने मेरे एतमाद का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर ये खेल खेला है? चलो अच्छा हुआ कि तेरी हकीकत भी सामने आ गई। मैं तो तुझ पर बहुत भरोसा करने लगा था। राव अहमद अली की आवाज़ अचानक धीमी हो गई। अब्बा जी मेरे पास वक्त कम है। बराए करम इस मुख्तारनामे पर दस्तखत फरमा दीजिए। ये दस्तखत तो मैं नहीं करूँगा। अब्बा जी दस्तखत तो आपको करने पड़ेंगे। ये कहकर उसने अपने कोट की जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया और राव अहमद अली की तरफ तानते हुए बोला, जल्दी अब्बा जी। ओह! राव अहमद अली ने पहले रिवॉल्वर और फिर इकबाल राव को देखा। अच्छा करता हूँ दस्तखत। अपना चश्मा और कलम तो दराज से निकाल लूँ। राव अहमद अली अपनी ऊंची कुर्सी से उठा, अपने बेड के नज़दीक आया। साइड टेबल की पहली दराज खोलकर झुककर अंदर हाथ डाला। दराज के अंदर लगे हुए एक बटन को 3 बार जल्दी जल्दी दबाया। फिर उसी दराज में रखा चश्मा और पेन उठा लिया। चश्मा और पेन लेकर वो फिर अपनी उसी ऊंची कुर्सी पर आ बैठा जिस पर बैठकर वो इंसान नहीं रहता था। इकबाल राव अभी तक रिवॉल्वर ताने हुए था। बाप को ऐनक आंखों पर लगाकर पेन खोलते देखकर उसने रिवॉल्वर अपनी जेब में डाल लिया, जैसे अब कोई खतरा न रहा हो। हाँ, कहाँ करूं दस्तखत? मैं बताता हूं अब्बा जी। ये कहकर वो खुशी से झूमता हुआ आगे बढ़ा। कामयाबी 2 कदम के फासले पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। तभी धाड़ से बेडरूम का दरवाज़ा खुला। इकबाल राव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके छक्के छूट गए। वो 4 थे और चारों जदीद ऑटोमेटिक हथियारों से लैस थे। वो तरबियत याफ्ता कमांडोज की तरह आगे बढ़े और चश्मे ज़दन में इकबाल राव को घेरे में ले लिया। राव अहमद अली ने पेन बंद करके चश्मा आंखों से उतारा, उसे पूरे इत्मीनान से केस में रखा, फाइल बंद की और मुस्कुराकर इकबाल राव की तरफ देखा और कहा, इकबाल तेरी जेब में रिवॉल्वर मौजूद है, चाहो तो शौक पूरा कर लो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे रिवॉल्वर से एक गोली नहीं निकलेगी। इतनी देर में कम से कम 100 गोलियां तुम्हारे जिस्म में पेवस्त हो जाएंगी। राव अहमद अली ने वो फाइल इकबाल राव के मुंह पर दे मारी। उसके कागजात इधर उधर बिखर गए। तुमने क्या समझा था कि तुम रिवॉल्वर के जोर से मुझसे मुख्तारनामे पर दस्तखत करवा लोगे? तुम शायद ये भूल गए कि मैं तुम्हारा बाप हूं। बूढ़ा हो गया हूं तो क्या हुआ, मेरा दिमाग अभी बूढ़ा नहीं हुआ है। अब्बा जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। इकबाल राव ये कहकर राव अहमद अली के पांव पड़ गया। नहीं, राव अहमद अली इतने ज़ोर से चीखा कि वो कदमों में झुकता झुकता सीधा खड़ा हो गया, फिर डर कर 2 कदम पीछे हट गया। उसके बाद राव अहमद अली ने हाथ से इशारा किया। वो चारों अपने हथियार समेत बड़े खूंखार अंदाज में आगे बढ़े। इकबाल राव कमरे से निकलने पर मजबूर हो गया। इकबाल राव के जाने के बाद राव अहमद ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और गाउन की डोरियां खोलते हुए बेड की तरफ बढ़े। बेड पर बैठकर उसने एक जोरदार जमाही ली और नर्म मुलायम कंबल ओढ़कर पुरसुकून अंदाज में टांगे फैला ली। 2 मिनट के बाद उसके खौफनाक खर्राटे कमरे में कूजने लगे। वादे के मुताबिक इकबाल राव एतबार राव को बाहर तक छोड़ने के लिए आया। जब एतबार राव ने अपनी गाड़ी में बैठकर इकबाल राव से हाथ मिलाया तो इकबाल राव बड़े शातिराना अंदाज में मुस्कुराया और रास्ताराना लहजे में बोला, भाई आपको तानिया मुबारक हो। देखें हमें अपनी शादी में बुलाना ना भूलिएगा। ठीक है, एतबार राव ने गहरा ठंडा सांस लेकर कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। ये गाड़ी बड़ी खामोशी से इकबाल राव ने मुहैया की थी। पहले उसने सोचा कि अपने घर समनाबाद जाए, फिर उसने इरादा बदल दिया। नहीं, तानिया के पास जाना चाहिए। उसने मॉडल टाउन का रुख कर लिया। सोचा अगर तानिया घर पर ना मिली
तो फिर आर्ट गैलरी का रुख करेगा। वो अचानक उसके सामने पहुंचना चाहता था। जब वो मॉडल टाउन पहुंचा तो 12:30 बजे का वक्त था। उसने गाड़ी से उतरकर बेल बजाई और फिर गाड़ी में बैठ गया। कुछ देर के बाद रफ़ीक ने गेट खोला और एतबार राव को गाड़ी में बैठा देखकर एकदम खुश हो गया। तानिया बीबी कहाँ हैं? जी अपने कमरे में हैं। ठीक है, तुम गेट खोलो। रफ़ीक ने गेट के दोनों पट खोल दिए। एतबार राव अपनी गाड़ी अंदर ले गया। तानिया के कमरे का दरवाज़ा नीम बात था। एतबार राव ने खड़े होकर एक नज़र डाली। तानिया बेड पर सर झुकाए उदास बैठी थी। तब एतबार राव ने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी और पुरमुसर्रत लहजे में पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तानिया ने आवाज़ सुनकर ऐसे ही बेख्याली में दरवाजे की तरफ देखा। उसकी तो दुनिया ही बदल गई। उदासी एकदम मुसर्रत में तब्दील हो गई। हर तरफ रंग ही रंग बिखर गए। ये कौन आ गया? वो बेख्तियार होकर उठी और दौड़कर एतबार राव से लिपट गई। फिर फौरन ही उसे अपने इस इस्तरारी अमल पर हिजाब आया। वो एकदम पीछे हटी, लेकिन एतबार राव ने उसे पीछे हटने ना दिया। उसे अपनी बाहों के हिसार में जकड़ लिया। खाला फरजाना कहाँ है? यहीं है, वो बहुत परेशान थी, तानिया ने बताया। रात को तानिया जब बेड पर लेटी तो वो बहुत खुश थी, वरना पिछली 2 रातें तो उस पर क़यामत बनकर गुजरी थीं। दोनों रातें आंखों में कटी थीं और इन्हीं आंसुओं के दरमियान उसे काला चिराग याद आ गया था। वो किस कदर मेहरबान शख्स था। उसने तानिया की किस कदर मदद की थी। अगर वो ना होता तो तानिया और मोहसिन राव का सहरा से वापस आना मुमकिन ना था। रोते रोते उसने कई बार सोचा था कि क्या वो दोबारा उसकी मदद को नहीं आ सकता। आज रात वो बिस्तर पर लेटी तो खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी। अब जबकि एतबार राव आज़ाद होकर आ गया था तो जाने क्यों तानिया को यह महसूस हो रहा था जैसे इस रहाइश में कहीं ना कहीं काले चिराग का हाथ है। ये ख्याल उसे क्यों आया था, इस बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। उसने करवट बदली। उसकी नज़र क्रिस्टल के नाजुक गुलदान में लगी गुलाब की कली पर पड़ी। वो पूरी तरह तरोताज़ा थी और खूब महक रही थी। तानिया उस कली को गौर से देखने लगी और देखते देखते उसकी आंखें बंद होने लगी। बिलाखिर वो सो गई। सुबह को नाश्ते की मेज़ पर तानिया ने कहा, भाई रात को मैंने दादा आज़म को ख्वाब में देखा है। दादा आज़म को? खाला फरजाना दादा आज़म का नाम सुनते ही फिक्रमंद हो गई। क्या कह रहे थे वो? खाला वो एक दरख्त के नीचे बैठे थे। जब मैं उनके सामने पहुंची तो उन्होंने मुझे देखते ही कहा, अरे उस नहुसत को निकालो घर से, बहुत नुकसान उठाओगी। इससे पहले कि मैं उस नहुसत का नाम उनसे पूछती, अचानक एक बहुत बड़ा रीछ कहीं से नमूदार हुआ और मेरी तरफ लपका। मैं उसे देखकर चीखती हुई भागी। मुझे ठोकर लगी। तभी मेरी आंख खुल गई। अरे कुछ नहीं होगा तानिया, तुम परेशान मत हो, मोहसिन ने तसल्ली दी। नहीं भाईजान, ज़रूर कोई गड़बड़ है। मोहसिन उठकर अपने कमरे में चला गया। उसने अपने बेड की साइड टेबल पर एक खूबसूरत प्लेट में खुला हुआ चाकू रखा हुआ देखा। ये चाकू राजमदारी का था और राजमदारी के जिस्म पर इस कदर बाल थे कि वो इंसान कम भालू ज्यादा लगता था। दादा आज़म ने ख्वाब में जो इशारे दिए थे वो वाज़े तौर पर इस चाकू की निशानदही कर रहे थे। मोहसिन राव ने उस चाकू को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उस पर नज़र पड़ते ही उसका हाथ खुद ब खुद रुक गया। चाकू के फल पर ताज़ा ताज़ा खून लगा हुआ था, जैसे अभी अभी उससे किसी को ज़िबा किया गया हो। उसने वहीं खड़े खड़े रफ़ीक को आवाज़ दी। वो मोहसिन राव की आवाज़ सुनकर फ़ौरन उसके कमरे की तरफ भागा। जी साहब। मोहसिन, क्या हुआ, खैर तो है? खाला फरजाना और तानिया भी पीछे पीछे आ गई। रफ़ीक, तुमने इस चाकू से मुर्गी वगैरह तो ज़िबा नहीं की? मोहसिन राव ने चाकू की तरफ इशारा किया। नहीं साहिब, मैं भला ऐसे कैसे कर सकता हूँ? फिर इस पर खून कैसे लग गया? खून? खाला फरजाना खौफजदा होकर 2 कदम पीछे हट गई। तानिया ने 2 कदम आगे बढ़ाकर चाकू को देखा। हाँ वाकई इस पर तो खून लगा हुआ है। ये खून कैसे लगा? वो रफ़ीक की तरफ मुड़कर बोली। मुझे क्या मालूम बीबी, इसे प्लेट समेत यहाँ से उठा कर ले जाओ और इसे धोकर अपने कमरे में रख लो। जी ठीक है साहिब। मुझे ये महसूस होता है जैसे दादा आज़म ने इस चाकू की तरफ इशारा किया हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आपने उसे क्यों दे दिया? उसे कहीं बाहर क्यों नहीं फेंकवा दिया? एक रात और देखना चाहता हूँ, मोहसिन राव ने कहा। वक्त ने एक नई करवट ली। एक नए दौर का आगाज हुआ। जुल्म के बादल इंसाफ की हवाएं ले उड़ी। घोर अंधेरा छट गया। हर तरफ खुशबू भरी हवाएं चलने लगीं। अब भला क्या रुकावट हो सकती थी? हर तरफ हुस्न ही हुस्न बिखर गया था। सबसे पहला मरहला तो खाला फरजाना और अंकल आमिर की शादी का था। तानिया को उन्हें यकजा देखने की बड़ी ख्वाहिश थी। उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ हो जाए वो दोनों को एक करके रहेगी, और ये उसकी कोशिशों का ही नतीजा था कि वो बिलाखिर एक होने पर राजी हो गए थे।
बिलाखिर उन दोनों की शादी हो गई और रुखसती का वक्त आया। सबसे पहले मोहसिन राव ने अपनी बहन को रुखसत किया, फिर अंकल आमिर ने मोहसिन राव और नादरा को अलविदा कहा। आखिर में वो रह गए। अंकल आमिर और खाला फरजाना को आसिफ सिद्दीकी ने उनके कमरे तक पहुंचाया। वो एक बहुत हसीन रात थी, और क्यों ना होती। वो 6 दिलों के मिलाप की रात थी। धीमी आंच देती हुई सरगोशियां, सांसों की महक, मुस्कुराहट, नीची निगाहों की गुलकारियां, खनकती चूड़ियां, खुलती हुई जुल्फें, खुशबू भरे बदन, सनसनी फैलाती हुई ख्वाहिशें। वो एक बहुत हसीन रात थी। पर वो रात राखी पर क़यामत बनकर गुजरी। उसे किसी करवट चैन न था। बिलाखिर वो अपनी झोपड़ी से बाहर निकल आई। उस पर वहशत सी तारी थी। यूं महसूस होता था जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। इसी वहशत में उसने अपने रीछ को खोल दिया। राखी ने अपने बंदर और रीछ को खोल दिया और कहा, चलो मेरे साथ। खड़पड़ की आवाज़ सुनकर पड़ोस की झोपड़ी में रहने वाली शादा की आंख खुल गई। वो इतनी रात गए राखी को अपने जानवरों के साथ निकलता देखकर हैरान रह गई। वो फौरन उठकर बाहर आई और राखी से मुखातिब होकर बोली, अरे कहाँ जा रही राखी, इतनी रात माँ? कहीं नहीं मौसा, तू सो जा, राखी ने बेनियाजी से जवाब दिया। फिर वो रुकी नहीं, अपने रीछ और बंदर के साथ चल पड़ी। उसे नहीं मालूम था कि कहाँ जाना है, बस कदम उठ रहे थे और वो चली जा रही थी। उसकी निगाहों में मोहसिन घूम रहा था। बीती हुई जिंदगी उसकी आंखों के सामने जाग रही थी और उसका जहन इर्द गिर्द से बेगाना होता जा रहा था। उसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ चली जा रही है। वो ट्रेन अचानक ही उसके सर पर आ पहुंची थी। वो पटरियों के दरमियान चल रही थी। उसके साथ रीछ और रीछ की पीठ पर बंदर बैठा हुआ था। इससे पहले कि उसे कुछ होश आता, पूरी ट्रेन उस पर से गुजर गई। उन तीनों में से कोई जिंदा न बचा। इस खबर को सबसे पहले आसिफ सिद्दीकी ने देखा था। अगरचे वो राखी की सूरत से वाकिफ ना था, लेकिन उसकी तस्वीर देखकर, उसका नाम पढ़कर जाने उसे क्यों महसूस हुआ कि ये मोहसिन राव वाली ही राखी है। ट्रेन के हादसे ने उसे 2 हिस्सों में मुनक़सिम कर दिया था। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, कोई चोट वगैरह का निशान भी ना था। वो मौके पर ही दम तोड़ गई थी। उसकी खूबसूरत आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं। हादसे के बावजूद चेहरे पर किसी कर्ब के आसार नुमाया ना थे। खबर पढ़ने के बाद आसिफ सिद्दीकी ने चाहा कि मोहसिन राव को फ़ोन पर इस हादसे का बताए, लेकिन फिर वो रुक गया। उसने उस अखबार को संभाल कर रख लिया। फिर इसी तरह की उदासी से तानिया को भी वास्ता पड़ा। होटल में खुशियों के 10 दिन गुजारने के बाद एतबार राव ने समनाबाद, मोहसिन राव ने मॉडल टाउन और अंकल आमिर ने रावी रोड का रुख इख्तियार किया। तीनों अपनी अपनी दुल्हनों को अपने अपने ठिकानों पर ले गए। ये 10 दिन जैसे पलक झपकते में गुजर गए। तीनों के कमरे बराबर बराबर थे। उन्हें तन्हाई भी मैसर थी और बाहर निकलते तो अपने लोगों की सूरतें दिखाई देती। 12वें दिन मोहसिन राव ने अपने घर पर सबको मदऊ किया। तानिया घर पहुंचते ही सीधे अपने बेडरूम की तरफ गई। उसका बेडरूम बंद था। रफीक ने ताला खोला। बेडरूम में दाखिल होकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके कमरे में एक अजीब सी उदासी फैली हुई थी, जैसे कमरे की हर शय उसकी याद में उदास हो। बेड पर पर्स फेंक कर वो सबसे पहले क्रिस्टल के उस नाजुक गुलदान की तरफ मुतवज्जे हुई, जिसमें राशमून की दी हुई कली सजी रहती थी, जो एक तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद बिल्कुल तरोताज़ा थी, हर वक्त महकती रहती थी। लेकिन अब जो उसने उस पर नज़र डाली तो वो गुलदान पर लटकी हुई नजर आई। वो मुरझा चुकी थी, उसकी खुशबू भी ख़त्म हो चुकी थी। राशमून ने उसको कली देते हुए कहा था कि जब ये कली मुरझा जाए तो समझ लेना मैं इस दुनिया में नहीं रहा। ओह! तानिया के दिल से एक हुक सी उठी। उसने वो सूखी कली अपने पर्स में डाली। तब अचानक उसकी नज़र गुलदान पर पड़ी। गुलदान के नीचे उसे एक कागज़ दबा हुआ नजर आया। उसने वो कागज़ उठा लिया। कागज़ खोलकर देखा तो उस पर कुछ लिखा हुआ नजर आया। वो जल्दी जल्दी उन चंद सत्रों को पढ़ने लगी। मंगनी वाली रात जब एतबार राव अगवा हुआ तो वह रात तुम पर क़यामत की तरह टूटी। उस रात तुमने मुझे रो रो कर याद किया था। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें दुख में नहीं देख सकता। मैं तुम्हारी मदद को पहुंच गया। मैंने तुम्हारी जिंदगी के कांटे अपनी आंखों से चुन लिए, तुम्हारे दुश्मनों को चुन चुन कर मार दिया। अब तुम्हारी और तुम्हारे भाई की जिंदगी में कोई दुश्मन नहीं। मैं तुम्हें खुशियों भरी जिंदगी की नवेद देता हूं। सदा खुश रहो, यही दुआ कर सकता हूं। तुम्हारा अपना काला चिराग। खत पढ़ते पढ़ते वो लफ्ज धुंधलाने लगे और देखते ही देखते सफाई हस्ती से मिट गए। कोरा कागज रह गया। उसने सादा कागज को मुट्ठी में भींच लिया। आप बहुत अजीम हैं काला चिराग। मेरी जिंदगी की तमाम खुशियां आपके दम से हैं। आप मेरे मोहसिन हैं। मैं आपको सलाम करती हूं।
मेरे दिल में आप किसी रोशन चिराग की तरह सदा जगमगाते रहेंगे।